वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बिना किसी देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो फ्रेमवर्क क्या चाहता था। वो फ्रेमवर्क चाहता था कि हम लोग रोट लर्निंग पे ना ध्यान देके कंसेप्चुअल लर्निंग पे ध्यान दें। इफेक्टिव लर्निंग हम किस तरीके से अपने यहाँ पे ला सकते हैं उस पर ध्यान दें। बच्चों के ऊपर एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। बच्चे पढ़ाई को एक बोझ की तरह ना पढ़े बल्कि एक एज अ इंटरेस्ट लेके पढ़े, ठीक है ना। तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है, कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता क्या है, क्या उसके कंपोनेंट्स थे, ठीक है ना। क्या क्राइटेरिया उसने फॉलो करा था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, या कि आपका 2005 में आया था। आज हम पढ़ेंगे 2006 से 2009 के बीच में जो हमारा रहा था, ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन, जो कि आपका 2006 से 2009 के बीच में रहा था। इस टाइम पे मनमोहन सिंह जी आपके प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना। तो उस गवर्नमेंट की ही परमिशन से इस नेशनल नॉलेज कमीशन को लाया गया था। अब ये है क्या? ये जो है एक इंडियन एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है ना। इंडियन बॉडी है जो एडवाइस करती है कि हमें किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहिए एजुकेशन में, कि हम एक नॉलेजेबल सोसाइटी को हम फॉर्म कर सके, ठीक है ना। एक नॉलेजेबल सोसाइटी हमारी फॉर्म हो सके, ठीक है। इसने 2005 से 2009 के बीच में ना बहुत सारी इसने रिपोर्ट्स को डिलीवर करा। 2005 में भी करा इसने, सॉरी 2006 में भी करा इसने, 7 में भी करा, 8 में भी करा, 9 में भी करा, ओके। तो उसके चेयरमैन थे आपके सैम पित्रोदा, ये इनके चेयरमैन थे। तो इन्होंने जो है आपकी रिपोर्ट्स डिलीवर करी थी कि हम एजुकेशन में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, रिसर्च में हम लोग क्या कुछ अलग कर सकते हैं, लाइब्रेरीज में हम क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, क्या कुछ अलग से चीज़ें हम अवेलेबल करा सकते हैं लैंग्वेज को लेके, ई गवर्नेंस को लेके, जिससे कि एक समावेशन हो सके, इंक्लूजन हो सके, एक इंक्लूसिव सोसाइटी आपकी फॉर्म हो सके, इंक्लूसिव ग्रोथ आपकी हो सके, ठीक है, जिसमें हम सबको एक समान लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में। देखो, जैसे कि हमने बताया कि इसने अपनी बहुत सारी रिपोर्ट्स को इसने डिलीवर करा था। इसने 4 इंस्टॉलमेंट्स में अपनी रिकमेंडेशन को पेश करा था, 2006 में, 7 में, 8 में एंड 9 में। जो कंप्लीट रिकमेंडेशन थी वो फिर आपकी 2009 में ही फाइनल आपकी पब्लिश करी गई थी। इसका नाम था आपका द रिपोर्ट ऑफ द नेशन। अब हम इसी नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लॉन्ग में ये आज तक नहीं पूछा गया, शॉर्ट में ही पूछा गया, तो हम थोड़ा शॉर्ट में ही इसको लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बारे में ओवरव्यूज हम लोग कर लेंगे कि क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं मेन, ठीक है। तो इसके फोकस एरियाज क्या क्या थे? राइट टू एजुकेशन, की भाई हर कोई बच्चा के पास एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन का, चाहे वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, चाहे वो SC ST कास्ट का हो, चाहे वो किसी बैकवर्ड रीजन से है, माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, चाहे वो हैंडीकैप्ड ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके का बच्चा क्यों ना हो, एवरीवन हैज द राइट टू टेक एजुकेशन, एवरीवन हैज द एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये RTE एक्ट आपका पता है, इसके बारे में 2002 में ये आपका RTE एक्ट के बारे में बोला गया था कि हमें इस तरीके का एक्ट अपना लाना चाहिए। जब 86 आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाए गए थे, उस टाइम पे इसको उस अमेंडमेंट में इंक्लूड करा गया था 2002 में, ठीक है ना। लेकिन ये आपका जो अप्रूव हुआ था ये आपका 2009 में हो गया था, और फिर 2010 से ये आपका एक्ट में आना स्टार्ट हो गया था। 2010 में जाके ये एक्ट मतलब कंप्लीटली आपका लागू हो गया था। इसको फॉलो करना मैंडेटरी हो गया था, ठीक है ना। जैसे होता है ना, पहले हम किसी चीज की रिकमेंडेशन देते हैं, उसके बाद उसका अप्रूवल आता है, उसके बाद हम उसको लागू करते हैं, तो वही चीज थी, ठीक है। दूसरा था आपका डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑटोनॉमी, की मतलब कि हम किस तरीके से जो एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम किस तरीके से लेवल बाय लेवल डिवाइड कर सकते हैं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होगा, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होगा, प्रोविजनल गवर्नमेंट्स का क्या काम होगा, यानी क्या होगा कि सॉरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का क्या काम होगा, म्यूनसिपैलिटीज लोकल बॉडीज का क्या अपना काम होगा। तो सबको जो है जो पावर है उसको अलग अलग डिसेंट्रलाइज कर दो, सबके अपने अपने काम सौंप दो, ऑटोनॉमी भी उनको प्रोवाइड करो, ठीक है ना। करिकुलम कैसा होना चाहिए एजुकेशन का?
पैडागोजी टीचिंग मेथड्स किस तरीके के होने चाहिए, किस तरीके के टीचिंग एड्स का हम यूज़ करें जिससे कि इफेक्टिव लर्निंग हो सके, इसके ऊपर भी इन्होंने फोकस करा। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की भी इन्होंने बात करी कि हमें अपनी एजुकेशन जो हम देते हैं बच्चों को स्कूल्स में, तो उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होना चाहिए, प्रोजेक्टर्स का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, तो कुछ टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे लर्निंग थोड़ी और इफेक्टिव लगे। बहुत सारे आजकल तो टीचिंग एड्स, बहुत सारे इतने इफेक्टिव टीचिंग एड्स आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उसका यूज़ होना है। स्मार्ट बोर्ड का आप यूज़ करें, यानी लैंग्वेज एंड लाइब्रेरीज की क्या लैंग्वेज किस कैसे होनी चाहिए, है ना, किसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें, लाइब्रेरीज हमारी में हम लाइब्रेरीज में क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, किन किन तरीके की हम टेक्स्ट बुक्स को प्रोवाइड करें, हर क्लास की टेक्स्ट बुक्स तो प्रोवाइड करें, साथ में कुछ अलग से जनरल नॉलेज टेक्स्ट बुक्स हो गई, या आपकी स्टोरी टेक्स्ट बुक्स हो गई, मोरल टेक्स्ट बुक्स हो गई, इस तरीके की टेक्स्ट बुक्स को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। और हम क्या अपनी लाइब्रेरी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इस टाइप की भी हम बच्चों को क्या कुछ और एक्स्ट्रा दे सकते हैं जो हम अपनी लाइब्रेरी में इंक्लूड भी करें। साथ ही साथ हायर एजुकेशन पे इन्होंने फोकस करा और लीगल एजुकेशन पे भी इन्होंने आपका फोकस करा। लीगल एजुकेशन से मतलब क्या है कि जिसमें बच्चे सोशल वैल्यूज को थोड़ा ध्यान रखे, उसके अंदर थोड़ी नेशनल वैल्यूज उसके अंदर डेवलप हो, ठीक है ना, कि वो एक डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप वाली चीज को स्टैब्लिश कर सके, ठीक है, क्योंकि बच्चे ही आने वाले देश का फ्यूचर होते हैं। तो ये कुछ एरियाज थे जिनके ऊपर इन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे, ठीक है। ये जो आपकी रिपोर्ट थी ये आपकी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। सबसे पहला पार्ट था इसका एक्सेस टू नॉलेज, ठीक है, कि नॉलेज तक पहुंचा कैसे जाए, ठीक है, एक्सेस कैसे होनी चाहिए सबके पास नॉलेज की। जो हमारा ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था हमारा 2002 में, जिसको अप्रूवल दिया गया था, सॉरी अप्रूवल कह रही हूँ, रिकमेंडेशन दी गई थी इसकी, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो उस दौरान राइट आरटीई एक्ट आपका रिकमेंड किया गया था। तो राइट टू एजुकेशन हर बच्चे के पास सबसे पहले तो हक होना चाहिए एजुकेशन लेने का, कोई भी एजुकेशन से वंचित नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई भी इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, उसको उस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना आए एजुकेशन लेने में। हम जानते हैं कि बहुत सारे सोशल बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना, कि एक तो भाई पॉवर्टी हो गया, कहीं ना कहीं थोड़ा जेंडर बाइस रहता है, जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पॉवर्टी एक मेजर रीजन रहता है जिसकी वजह से बच्चे एजुकेशन प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं, या जेंडर बाइस हो जाता है, बॉय गर्ल वाला मामला हो जाता है कि लड़कियों को एजुकेशन देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, उनकी तो सिंपली शादी कर दो, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि कुछ होते भी परिवार जो लड़कियों को एजुकेशन देना चाहते हैं, बट थोड़ी समाज वाली चीज़ आ जाती है कि सेपरेट स्कूल्स नहीं हो पाते हैं गर्ल्स के लिए, या फिर मेल टीचर होता है, फीमेल टीचर नहीं हो पाती पढ़ाने के लिए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती हैं स्कूल्स में, है ना, हाइजीनिक फैसिलिटीज़ नहीं होती, वॉशरूम्स अलग अलग नहीं होते हैं बॉयज़ गर्ल्स के, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फैसिलिटी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं। तो एजुकेशन का हक सब पे होना चाहिए। इसके लिए अगर कोई भी आपका सोशल बैरियर है तो उसको पूरी कोशिश की जानी चाहिए रिमूव करने की, कि हम किस तरीके से सोशल बैरियर को रिमूव कर सकते हैं, चाहे आप हॉस्टल बनाएं, ठीक है ना, आप फीमेल टीचर अपॉइंट करें, है ना, किसी के साथ कोई पार्शलिटी ना हो, सबको एक समान समझा जाना चाहिए और उसको एक अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए। और प्राइमरी एजुकेशन जो होती है आपकी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, वो तो फ्री और कंपलसरी कर देनी चाहिए, ऐसा भी इस कमीशन ने बोला, ठीक है ना। और इन बच्चों को थोड़ी न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन भी इन बच्चों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि देश में गरीबी बहुत है, ठीक है, तो हेल्दी न्यूट्रिशन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा कि बच्चे एटलीस्ट ब्रेकफास्ट के बहाने ही सही, लेकिन स्कूल में आकर स्कूल तो अटेंड करेंगे, तो ये फ्री भी होगी और कंपलसरी भी होगी, तो इस बहाने बच्चा कुछ तो शिक्षा में गेन करेगा ही करेगा, ठीक है ना। सेकंड आता है आपका पॉइंट लैंग्वेज। लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने बोला कि जो है, देखो आज के टाइम पे तो इंग्लिश इतनी कॉमन लैंग्वेज हो चुकी है हमारे जीवन में कि, ठीक है, तो इसीलिए इस कमीशन ने बोला कि फर्स्ट क्लास से बच्चे को मदर टंग के साथ साथ हम इंग्लिश लैंग्वेज भी इंक्लूड करें, ठीक है ना। तो इंग्लिश भी इन्होंने थोड़ा कंपलसरी कर दिया, क्योंकि इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जो कि आनी ही आनी चाहिए, ठीक है ना। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपका ट्रांसलेशन।
भाई जब बच्चा इंग्लिश में चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर देता है तो उसको समझने के लिए ट्रांसलेशन की भी ज़रूरी है नहीं? कि भाई इंग्लिश बुक्स का हिंदी में ट्रांसलेशन, भाई आज के टाइम पे हम अगर अपने स्कूल्स में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें टीचर हमें उसको हिंदी में ही तो ट्रांसलेशन करते हैं, है या नहीं? ठीक है। तो इस कमीशन ने जो आपके सेंट्रल लेवल पे जो आपके ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेशन अथॉरिटीज़ होती हैं, तो उसको रिकमेंड करा कि आप जो हैं ट्रांसलेटर्स आप जगह जगह इस्टेब्लिश करवाइए, जहाँ पे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो सके और बच्चे आसानी से सीखा जा सके। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो मल्टी लैंग्वेज देश है, तो यहाँ पे लैंग्वेज इतनी सारी हैं, तो अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है, अगर हमें बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना है, तो हमें क्या करना होगा कि जो भी इंग्लिश लैंग्वेज अगर हमें सिखानी है तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज को ही, जो बच्चे हिंदी बोलने वाले हैं उसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके बच्चों को पढ़ाना होगा, जो उर्दू बोलने वाले हैं उसको हमें उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ाना होगा। समझ रहे हो ना आप बात? बच्चा सीखेगा अपनी मदर टंग में ही, लेकिन उस मदर टंग को ही कहीं ना कहीं वो एक अनदर इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करना वो सीख जाएगा। जैसे आज के टाइम पे हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जानते हैं और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जानते हैं, इस तरीके से। ठीक है। फिर आप फोर्थ पॉइंट आता है आपका लाइब्रेरी। ठीक है। लाइब्रेरी को इस कमीशन ने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी जो है इस्टेब्लिश कराई जाए। ठीक है। बच्चों को लाइब्रेरी के बारे में बताया जाना चाहिए कि क्या लाइब्रेरी से वो बेनिफिट्स ले सकते हैं, किस तरीके की टेक्स्ट बुक्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें बच्चे जो हैं बुक्स को जाके वहाँ पे आराम से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना? तो लाइब्रेरीज का बच्चों को महत्व बताया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कराई जानी चाहिए। इससे भी तो बच्चे जो हैं ज्ञान का एक्सेस मिलेगा बच्चों को। तो ये चीज़ थी। फोर्थ फिफ्थ सिक्स आता है फिर आपका नेशनल नॉलेज नेटवर्क। मतलब ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो आज के टाइम पे हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया की तरफ को बढ़ रहा है। ठीक है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, टीचिंग आपकी ऑनलाइन हो गई है। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कूल्स को भी इस ऑनलाइन नेटवर्किंग में भी क्या है अपने आप को एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है ना? जिससे कि नॉलेज बच्चों को इस माध्यम से भी मिल सके। ठीक है। फिर आपका सिक्स पॉइंट आता है पोर्टल। ठीक है। पोर्टल से मतलब क्या होता है, देखो आज के टाइम पे हर स्कूल्स का हर यूनिवर्सिटीज का अपना एक पोर्टल होता है जिसमें उनकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, उनका फाइनेंस स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके का करिकुलम है। ठीक है ना? जैसे कि आप किसी सीसीएस यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ रहे हो तो अगर आप इसका पोर्टल खोलोगे तो वो क्या होता है, सीसीएस ही होता है। जैसे कि मैं डीएम पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ तो उसका पोर्टल क्या होता है, डीएमपीएस के नाम से उसका पोर्टल था। तो अगर आप गूगल पे जाके इसके पोर्टल को खोलते हो तो इससे रिलेटेड आपको इस स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितना स्टाफ है, कितनी टीचर्स हैं, है ना, कितने क्लासरूम्स हैं, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है या नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री लैब्स हैं या नहीं, प्लेग्राउंड कितना बड़ा है नहीं, क्या क्या फैसिलिटीज़ ये लोग स्पोर्ट्स में प्रोवाइड करते हैं, सारी डिटेल उस पोर्टल के अंदर आ जाती है। और कोई कुछ भी अपडेट करना होता है तो उस पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। आपको इनफैक्ट एडमिशन लेना है या कोई भी फॉर्म भरना है तो भी आप उस पोर्टल के थ्रू ही कर पाते हो। एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो उस पोर्टल के थ्रू भर जाता है। ठीक है ना? आज के टाइम पे तो देखो स्कूल खुद अपने आप में इतने एडवांस हो गए कि होमवर्क भी बच्चों का जो है पोर्टल पे डालने लग गए हैं, कि हॉलीडे होमवर्क होता है या डेली होमवर्क जो होता है बच्चे अपना पोर्टल पे विजिट करते हैं। हर बच्चे की अपनी एक खुद की आईडी होती है। ठीक है। और उस वहां से जाके वो अपने होमवर्क को देखते हैं कि टीचर ने कोई होमवर्क दिया है या नहीं। ठीक है ना? ऐसा बहुत से स्कूल्स में होता भी है। ठीक है। तो एक पोर्टल भी जो है बनाया जाना चाहिए, सबका अपना अपना। हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क कि देखो यहाँ जैसे यहाँ पे नेशनल नॉलेज नेटवर्क था तो इसका मतलब क्या था कि हमने नॉलेज को कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया था, ऑनलाइन कनेक्ट कर दिया था। इसी तरीके से हेल्थ को भी हमें कहीं ना कहीं जो है ऑनलाइन कनेक्ट करना है। ठीक है ना? बच्चों का हेल्थ स्टेटस अपडेट रहता रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेंटर्स आपके खोले जाने चाहिए। ठीक है। तो ये था आपका इस कमीशन का फर्स्ट पार्ट जो था एक्सेस टू नॉलेज, कि बच्चे नॉलेज में किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। जो आपके 6 से 14 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनको एक हेल्दी न्यूट्रिशन भी साथ के साथ प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे आपके एटलीस्ट ब्रेकफास्ट के बहाने से ही स्कूल्स में अटेंडेंस तो अपनी फुल रखेंगे। आएंगे तो सही, बच्चों का आना तो जरूरी है, पढ़ाएंगे तो जब से बच्चे आएंगे स्कूल में। ठीक है। लैंग्वेज को भी इन्होंने बोला कि मदर टंग के साथ साथ जो है एक इंग्लिश लैंग्वेज भी आपकी पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश आज के टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि आप किसी भी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो या फिर इंग्लिश कोई अच्छे से बोलता है तो हम कहते हैं कि क्या पर्सनैलिटी यार, कितना इंटेलिजेंट है, कितना वो है नहीं।
ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर भी आपका होना चाहिए, ठीक है। हर लैंग्वेज को अनदर लैंग्वेज में, मतलब कि अनदर रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का एक अपना सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि बच्चे इजीली इंग्लिश को समझ पाएँ, ठीक है ना, अंडरस्टैंड कर पाए उसको। लाइब्रेरी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी आपकी इस्टेब्लिश कराई जानी चाहिए, बच्चों को लाइब्रेरीज का महत्व बताया जाना चाहिए, ठीक है। और नेशनल नॉलेज नेटवर्क की नॉलेज को हमें जो है इंटरनेट से लिंक करना चाहिए, ठीक है, और उसको ऑनलाइन वे में पढ़ाया जाना चाहिए। उसको नॉलेज को जो है आप प्रोजेक्टर्स के थ्रू या प्रेजेंटेशंस के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू या और बहुत सारे आपके ऑनलाइन ऐसे टीचिंग एड्स होते हैं जिसके थ्रू आप नॉलेज को बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हो। पोर्टल, हर स्कूल का अपना अपना एक पोर्टल होना चाहिए जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, फाइनेंस कैसा है, उसका करिकुलम कैसा है, कितना स्टाफ है, कितने वॉशरूम्स हैं, ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स वॉशरूम अलग अलग है, सेपरेट है, प्ले ग्राउंड कितना बड़ा है, किस तरीके की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हो, केमिस्ट्री लैब है यानी कितनी लैब्स हैं, कौन कौन सी लैब्स हैं। तो इस टाइप की कुछ बेसिक चीज़ें जो होती है, बेसिक क्या, ओवरऑल समरी स्कूल के बारे में सब आपके उस पोर्टल पे होनी चाहिए। इनफैक्ट बच्चा कुछ भी अगर एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो वो अपना डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू कर सके, जैसे कि उसको कोई फॉर्म भरना है तो वो डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू भर सकता है, ठीक है ना। हर बच्चे की अपनी एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। तो ये पोर्टल भी हर स्कूल का, हर यूनिवर्सिटी का अपना, हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का अपना खुद का एक पोर्टल होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क कि बच्चों का हेल्थ स्टेटस भी जो है आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, उसके लिए भी आप एक अलग से नेटवर्क सिस्टम बना लें आप अपना ऑनलाइन बेस्ड, ठीक है ना। और थोड़ा स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाए जिससे बच्चे फिजिकल फिट रहें, ठीक है ना। तो ये था आपका एक्सेस टू नॉलेज वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड आता है आपका नॉलेज कंसेप्ट्स। इस पार्ट में इन्होंने बोला, फर्स्ट इन्होंने बताया स्कूल एजुकेशन के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो इस कमीशन का कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमारा स्कूल एजुकेशन पे होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप स्कूल एजुकेशन पे करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर स्कूल एजुकेशन अच्छी होएगी तो बच्चे की जो बेसिक कंसेप्ट होती हैं, जो उसका बेस होता है, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, ठीक है ना। तो उसको आगे दिक्कत नहीं आने की किसी भी चीज़ को समझने में, ठीक है ना। जैसे हम कहते नहीं, हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं लेकिन हमारा स्कूल में बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो हम चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं। तो स्कूल एजुकेशन पे इसने सबसे ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। दूसरा आता है वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसने, इस कमीशन ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी आपकी बात करी। बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो इसके लिए इसने वोकेशनल एजुकेशन की देने की भी बात करी, चाहे उसके लिए अलग से आप इंस्टीट्यूट बनाइए, अपने स्कूल में ही आप अपने करिकुलम में इसको ऐड करें एज ए सब्जेक्ट के उसमें, और ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, ठीक है ना। हायर एजुकेशन पे भी इसने फोकस करा। हायर एजुकेशन के लिए भी इसने बताया कि जो है आपकी 1500 यूनिवर्सिटीज़ आपकी इस्टेब्लिश कराई जानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जिसमें से 50 आपकी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो हायर एजुकेशन पे भी इन्होंने फोकस करा कि हायर एजुकेशन को में भी हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, ठीक है। मोर टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि जो बच्चे हों ज़्यादा से ज़्यादा हम टैलेंटेड स्टूडेंट्स हम प्रिपेयर कर सकें, किसमें, मैथमेटिक्स में और साइंस में। क्योंकि देखो आज के टाइम पे तो साइंस का ही ज़माना है, ये तो साइंस की ही दुनिया है, ठीक है ना। एआई आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये तो सारा का सारा साइंस का ही ज़माना चल रहा है। साइंस प्रोग्राम्स के लिए बच्चों को अलग से करवाए जाने चाहिए। साइंस प्रोग्राम आप अपने स्कूल में कराते रहें रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, जिससे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। थोड़ा साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चे थोड़ा और अच्छे से सीखें, उससे अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपनी प्रोग्रेस करें, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे किस में होने चाहिए आपके, मैथमेटिक्स एंड साइंस में होने चाहिए। फिर इन्होंने लीगल एजुकेशन के ऊपर भी बात करी कि भाई जब हम इतनी सब चीज़ें दे रहे हैं तो हम बच्चों को लॉ, कानून के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसा है। तो लीगल एजुकेशन के ऊपर बात करी कि बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज़ आपकी डेवलप होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, नेशनल इंटीग्रेशन वाली भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर भी इन्होंने बोला। मेडिकल एजुकेशन भी बच्चों को दी जानी चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि थोड़ा बहुत ज्ञान बच्चों को जो है आपका मेडिसिन के बारे में भी हो। तो इसके लिए अलग से आपके कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाने चाहिए।
ठीक है। फिर आपका पॉइंट आता है मैनेजमेंट एजुकेशन। तो इस कमीशन ने मैनेजमेंट एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करा कि बच्चों के अंदर थोड़ी मैनेजिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। ठीक है, कि इन केस आगे चल के कोई बच्चा अपना होटल खोलता है तो मान लो उसको कैसे मैनेज करके चलेगा, किस तरीके से उसकी अकाउंटेंसी को मैनेज करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों को मैनेजमेंट एजुकेशन भी दी जानी चाहिए कि किस तरीके से हम किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की है या किसी भी चीज़ की आपको अकाउंटेंसी अगर मैनेज करनी हो तो आप किस तरीके से मैनेज करोगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से मैनेज करोगे, फाइनेंस किस तरीके से मैनेज करके चलोगे आप। तो मैनेजमेंट टेक्निक्स भी बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है ना। इंजीनियरिंग एजुकेशन पे भी फोकस किया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग एजुकेशन को और एक्सपेंड किया जाना चाहिए और इफेक्टिव वे में थोड़ा टेक्नोलॉजी के थ्रू या आपका थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा प्रोजेक्टर्स के थ्रू, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है और इफेक्टिव तरीके से इंजीनियरिंग एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की जो बच्चे हैं वो, जैसे आज के टाइम पे आप देख सकते हो इंटरनेट है, इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है या नहीं। तो आप फ्री है, कितना कुछ उस पर फ्री भी होता है भाई, बहुत से लोग पेड भी डालते हैं, वो अलग बात है कि इंटरनेट पे हर एक चीज़ फ्री होती है। आपकी जिस चीज़ के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको दे देता है। और कहीं भी बैठे हो आप, किसी भी जगह के बारे में आप जानकारी ले सकते हो और कहीं भी बैठ के ले सकते हो। तो ये होती है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की जो जो आपकी नॉलेज हो ना वो ओपन होनी चाहिए, मतलब कि फ्री होनी चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन से मतलब क्या होता है कि आप कहीं भी बैठ के उस एजुकेशन के बारे में पढ़ सकते हो। तो इस तरीके के स्कूल को जो है ना अपनी जो पढ़ाई करानी चाहिए वो इस तरीके से करानी चाहिए, या तो वो फिर वो जो कंसेप्ट होता है उसको एक वीडियो फॉर्मेट में दे दे कि बच्चे कहीं पे भी उसको देख सकते हैं, है या नहीं। तो इस तरीके का कुछ स्कूल्स को करना चाहिए। फिर आता है आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जो स्कूल्स होते हैं या फिर उनको अपना एक ऐसा साइट वगैरह बनानी चाहिए। सेम वही पॉइंट है ऊपर वाले कि जिस तरीके से आप जो है उस साइट पे जाके जो भी आपके करिकुलम में सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में भी जितने टॉपिक्स हैं उन सब की एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टीचर्स के द्वारा पीडीएफ नोट्स ये सब जो है बच्चों को फ्रीली अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है ना। मोर क्वालिटी पीएचडी को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन किया जाना चाहिए। रिसर्च वर्क को थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहिए कि हम और कितनी अच्छी तरीके से रिसर्च वर्क पे काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा। इससे हमारी क्या होगी, जो कंसेप्ट होते हैं, जो नॉलेज वाले कंसेप्ट होते हैं वो थोड़े और अच्छे हो पाएंगे, ठीक है ना। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका क्रिएशन, ठीक है। तो नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन, इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है। तो इनका कमीशन का क्या कहना था कि नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन आपकी जो है जगह जगह इस्टेब्लिश कराई जानी चाहिए। जो आपका साइंस एंड सोशल साइंस जो बच्चे का फाउंडेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर साइंस के बारे में भी नॉलेज बच्चों की थोड़ी विकसित हो और सोशल साइंस के बारे में भी बच्चा थोड़ा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन सब के बारे में भी जाने, अपना हमारा इतिहास कैसा था उसके बारे में जाने, क्या पॉलिटिक्स आज के टाइम पे चल रही है उसके बारे में जाने, ठीक है ना। क्या इकोनॉमिक्स है हमारे देश की, क्या कंडीशंस हैं हमारे वेरियस एरियाज़ की, वेरियस रूरल एरियाज़ की, उनके बारे में वो जाने। साइंस के बारे में भी उसकी नॉलेज हो कि किस तरीके से वो एडवांस साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके जो है चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बच्चे के अंदर, ये काम कौन करेगी, ये फाउंडेशन, ठीक है ना। फिर एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए फॉर द पब्लिक फंडेड रिसर्च के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए आपके, ठीक है ना, वो एक वेल डिफाइंड होने चाहिए। इनोवेशन होनी चाहिए हर एक फील्ड में। एंटरप्रेन्योरशिप पे भी फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर आपका फोर्थ पॉइंट आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में इन्होंने बोला ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम। ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम के ऊपर थोड़ा ध्यान दे। देखो हम नॉलेज की एप्लीकेशन कैसे करेंगे, जो जिन बच्चों ने मेडिसिन के बारे में पढ़ा, जिन बच्चों ने मेडिकल एजुकेशन लिया, तो वो हेल्थ सिस्टम जो आपके ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम होते थे उनमें अप्लाई करें। भाई पहले के टाइम पे देखो इतना टेक्निक नहीं थी मेडिकल में, लेकिन आज के टाइम पे तो बहुत है, ठीक है ना। तो उसमें बच्चों को एप्लीकेशन आनी चाहिए। एग्रीकल्चर में आजकल जो है कितनी सारे मेथड्स आ गए हैं एग्रीकल्चर करने के, वे सब बच्चों को पता होने चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ एक तरीके से बच्चों की इन्हांस होनी चाहिए। देखो जो ओवरऑल मकसद था इस नेशनल नॉलेज कमीशन का, इसका क्या था, बच्चों का ज्ञान विकसित करना, बच्चों के जो नॉलेज है उसको थोड़ा और ब्रॉड बहुत बड़ा इंक्रीज करना, बच्चों के अंदर जो नॉलेज है वो
विकसित करना, मेन फोकस इसका यही था। तो इसका यही कहना था कि भाई इसी वजह से इसने प्राइमरी एजुकेशन को भी फ्री कर दिया था 6 to 14 ईयर्स की एज के लिए, ठीक है। और इसने लैंग्वेज भी मदर टंग एंड इंग्लिश इसी वजह से इसने कंपलसरी रखी थी, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का ज़माना है। साइंस पे, सोशल साइंस पे, मैथमेटिक्स पे, इन कोर सब्जेक्ट पे भी इसने फोकस करा था, क्योंकि बच्चे के अंदर जिससे कि साइंटिफिक स्किल्स डेवलप्ड हो, सोशल साइंस में वो अपने इतिहास को भी जाने, है ना, क्या पॉलिटिक्स चलती है वो उसको भी समझे, ठीक है ना। बच्चे के अंदर जो है नेशनल सिटीजनशिप वाली बात हुआ, इसके अंदर नेशनल वैल्यूज डेवलप हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज इसके अंदर डेवलप हो, ठीक है ना। एक नेशनल इंटीग्रेशन वाली भावना होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मेन चीज़ क्या था, बच्चे की नॉलेज को विकसित करना हर फील्ड में, ठीक है। जैसे कि अगर उसका मेडिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो मेडिकल एजुकेशन ले, तो वो आगे चल के मेडिकल स्किल्स उसके अंदर डेवलप होंगी, तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है एक डॉक्टर बन जाएगा। लॉ भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वो एक लॉयर बन जाए, ठीक है ना। वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग दी नहीं जानी चाहिए, जिसमें आपके वोकेशनल एजुकेशन में आपके जाने कितने सारे कोर्सेज आ जाते हैं, तो उसमें किसी एक कोर्स में, पर्टिकुलर किसी एक कोर्स में वो मास्टरी हासिल कर ले, ठीक है ना। तो वो कुछ बन जाए अपने जीवन में। तो नॉलेज को विकसित करना इस कमीशन का मेन फोकस था। मेन चीज इतनी है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है सर्विस। सर्विसेज में जो ई गवर्नेंस है उसको आपको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इससे भी देख सकते हो कि जो नॉलेजेबल सोसाइटी कमीशन बनाना चाहता था, ठीक है ना, ठीक है। इसके लिए ये चाहता था कि बच्चों की सेल्फ प्रोग्रेस हो सके, हर तरीके से इसने पूरी कोशिश करी कि हम किस तरीके से बच्चों की नॉलेज को, नो बच्चों के जो अंदर आइडियाज़ डेवलप होते हैं उसको, उसकी थॉट प्रोसेस को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ये इस कमीशन का मेन मकसद था, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज ये आपकी यूनिट 3 आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। कल से हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 में हम पढ़ते हैं, कल से हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 3 यूनिट्स है नहीं, लेकिन ये लास्ट की यूनिट जो है आपकी 4, 5, 6 ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है, ये जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। सो कल से हम यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आएगा। फिर भी कोई अगर किसी को दिक्कत है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।